बहुत ही विरोधाभासी यानी कॉन्ट्रडिक्टरी बात लिखी है इस येलो रिवर के बारे में। अच्छा, क्या लिखा है? एक तरफ तो इस नदी ने इस सभ्यता को जीवन दिया, खेती को बढ़ावा दिया, पर दूसरी तरफ इसे चीन का शोक या सॉरो ऑफ चाइना भी कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। वही तो, मतलब नदियां तो आमतौर पर जीवनदायी नहीं होती है ना। तो इस एक नदी ने इतनी तबाही कैसे मचाई कि इसे शोक का नाम दे दिया गया? तो उस तबाही के पीछे का मुख्य कारण दरअसल उस नदी की मिट्टी में छिपा था। मिट्टी में? हाँ, इस नदी के पानी में एक खास तरह की पीली मिट्टी घुली होती थी, जिसे लोएस कहा जाता है। ओके, लोएस। यह मिट्टी खेती के लिए तो बेहद उपजाऊ थी, जिसके कारण आसपास के इलाकों में कृषि का बहुत तेजी से विकास हुआ। एकदम से एग्रीकल्चर बूम हुआ। फिर तो अच्छी बात ही है। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस लोएस मिट्टी के कण यानी पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं। तो जब यह मिट्टी नदी के पानी के साथ बहती थी तो धीरे धीरे नदी के तल पर यानी रिवर बेड पर जमा होने लगती थी। ओह अच्छा, तो वो नीचे सेटल होती जाती थी। एग्जैक्टली। और समय के साथ नदी का तल इतना ऊंचा हो जाता था कि पानी किनारों को तोड़कर अचानक बाहर निकल आता था, जिससे ऐसी भयानक और अचानक बाढ़ें आती थीं जो पूरे के पूरे शहर बहा ले जाती थीं। वे पूरे के पूरे शहर? हाँ, और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इन विनाशकारी बाढ़ों की वजह से ही इसे चीन का शोक कहा गया। बाप रे, मतलब एक ही चीज जो आपको जिंदगी दे रही है वही मौत का कारण भी बन रही है। नेचर का एक बहुत ही ब्रूटल बैलेंस था वहां पर। बहुत ब्रूटल। और नेचर से मुझे याद आया, इन सभ्यताओं के शुरुआती दौर में जब लोग नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने कुछ अजीबी तरीके अपनाए थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में ऑरेकल बोन्स का जिक्र है। इन्हें पढ़कर मुझे थोड़ा वैसा लगा जैसे क्या हम इन ऑरेकल बोन्स को प्राचीन जमाने का सर्च इंजन कह सकते हैं? सर्च इंजन? हाँ, मतलब जिसमें लोग कछुए के खोल यानी टर्टल शेल्स और बैल की हड्डियों का इस्तेमाल करके नेचर से सवाल पूछते थे। अरे वाह, ये तुलना तो बहुत ही सटीक है। मैं इसको इसी तरह से देखूंगी अब। लगभग 1200 बीसी में शांग राजवंश के दौरान लोग सच में इन हड्डियों का इस्तेमाल एक सर्च इंजन की तरह ही करते थे। मतलब लिटरली सवाल पूछते थे इन पर? हाँ, लोग मौसम, आने वाले युद्ध, खेती की फसल या यहाँ तक कि किसी बीमारी के बारे में सवाल इन हड्डियों पर लिखते थे। ओके। लेकिन इसका मैकेनिक्स जो था वो बहुत दिलचस्प था। वो लोग क्या करते थे, इन हड्डियों को आग के लपटों के पास रखते थे। हीट एक्सपेंशन। बिल्कुल। और उस एक्सपेंशन से उसमें दरारें यानी क्रैक्स पड़ जाती थीं। फिर वहां के पुरोहित इन दरारों के पैटर्न को पढ़कर भविष्यवाणी यानी डिविनेशन करते थे। तो वो बेसिकली दरारों को डिकोड करते थे। हाँ, उनका मानना था कि उनके पूर्वज उन दरारों के जरिए उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। यानी आग और हीट एक्सपेंशन की फिजिक्स को उन्होंने अपने पूर्वजों की भाषा मान लिया था। क्या बात है। सही में। लेकिन इस प्रथा ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान भी तो दिया है ना? क्योंकि इन्हीं हड्डियों पर उकेरी गई लिपि ही आज की चीनी भाषा यानी चाइनीज स्क्रिप्ट का सबसे प्राचीन प्रमाण है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और शांग समाज को ना हमें सिर्फ हड्डियों पर लिखने तक सीमित नहीं आंकना चाहिए। अच्छा, और क्या एडवांस था उनमें? उनकी ब्रॉन्ज एज की ढलाई तकनीक यानी कांसा ढालने की कला उस समय के हिसाब से बेहद एडवांस थी। वो लोग पीस मोल्ड कास्टिंग का इस्तेमाल करते थे, जहां मिट्टी के कई टुकड़ों को जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाता था, जिससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड ब्रॉन्ज के बर्तन बनते थे, है ना? एग्जैक्टली। और शांग राजवंश का जो राजा था वो खुद को ईश्वर का पुत्र या सन ऑफ हेवन कहता था। वहाँ एंसेस्टर वर्शिप यानी पूर्वजों की पूजा एक मुख्य धारा का हिस्सा थी। और एक और दिलचस्प पहलू है जो शायद इजिप्ट के पिरामिड्स की थोड़ी याद दिलाता है। ओह, पिरामिड्स की याद? वो किस तरह? वो ये था कि महान राजाओं के मरने पर उनके दासों और घोड़ों को भी उनके साथ मकबरे में दफन कर दिया जाता था, ताकि अगले जन्म में वो उनकी सेवा कर सकें। कुछ ये दफनाने वाली बात तो थोड़ी डार्क जरूर है, लेकिन इससे एक बात समझ आती है कि उनके यहाँ आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी को लेकर कितनी गहरी बिलीफ थी, है ना? बहुत गहरी। लेकिन इस बिलीफ का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला प्रमाण तो सदियों बाद मिला था, जब हम एक छोटे कबीले से आगे बढ़कर
एक पूरे यूनिफाइड एम्पायर की बात करते हैं तो सामने आता है चिन शी हुआंग का नाम, है ना? हाँ, बिल्कुल, शिन शी हुआंग। इस एक शासक ने बटे हुए चीन को एकीकृत या यूनिफाई किया था, पर हमारे नोट्स बताते हैं कि उनका तरीका थोड़ा एक्सट्रीम था, है ना? इसी में जब चिन शी हुआंग ने लगभग पूरे चीन को एक किया, तो उसने लीगलिज्म यानी न्यायवादी नीतियां लागू की। लीगलिज्म, ये कैसा था? अगर इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये किसी आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जैसा था। जीरो टॉलरेंस मतलब कोई गलती माफ नहीं। बिल्कुल नहीं। नियम बहुत सख्त थे और छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा होती थी। लेकिन इस सख्ती के पीछे एक विजन जरूर था। क्या विजन था उसमें? उसने पूरे देश में मापतौल या वेट्स एंड मेजर्स, मुद्रा यानी करेंसी और यहाँ तक कि गाड़ियों के पहिए के बीच की चौड़ाई, जिसे एक्सल विड्थ कहते हैं, उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया था। वेट, एक्सेल विद स्टैंडर्डाइज करना, इसका क्या फायदा था? एक्सल विड्थ स्टैंडर्डाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि देश की सभी सड़कों पर गड्ढों और पहिए के निशानों का साइज एक जैसा हो गया। अच्छा। पार बहुत आसान हो गया। इस एक छोटे लगने वाले कदम ने देश को आर्थिक रूप से पूरी तरह एकजुट कर दिया। ओह वाओ, मतलब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह स्टैंडर्डाइज कर दिया। हाँ, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो जमीन के नीचे दबा था। एक ऐसा रहस्य जिसे बनाने के बाद जमीन में हमेशा के लिए छिपा दिया गया। हाँ, टेराकोटा आर्मी। वही तो 1974 में जब शांसी प्रांत में कुछ किसान कुआं खोद रहे थे तो उन्हें मिट्टी के कुछ पुराने टुकड़े मिले, और जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहां खुदाई की तो वो उनके होश ही उड़ गए ना। होश उड़ना तो लाजमी था। जमीन के नीचे 7,000 आदम कद यानी लाइफ साइज मिट्टी के सैनिट अपनी पूरी वॉर फॉर्मेशन में खड़े थे। ये थी चिन शी हुआंग की टेराकोटा आर्मी। और उस टेराकोटा आर्मी की जो इंजीनियरिंग है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सच में सोचिए, 7,000 मूर्तियां और हर एक मूर्ति का चेहरा, हेयर स्टाइल और एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग। वेट, सारी मूर्तियां अलग थीं। हाँ, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। उनका निर्माण किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह ही हुआ था, लेकिन उनकी बनावट में ना एक बहुत ही स्मार्ट फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया था। कैसी फिजिक्स? देखो, मूर्तियों के पैर और नीचे का हिस्सा था ना, वो बिल्कुल ठोस यानी सॉलिड मिट्टी का बनाया गया था, ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और वो आसानी से गिरे नहीं। लॉजिक तो है। जबकि उनका धड़ और सर अंदर से खोखला यानी हॉलो रखा गया था। खोखला क्यों? क्योंकि अगर पूरी मूर्ति सॉलिड होती तो जब उसे आग की भट्टी या किल में पकाया जाता तो अंदर जो हवा ट्रैप्ड थी ना, वो गर्मी से एक्सपैंड होती। और मूर्ति फट जाती। एग्जैक्टली, मूर्ति फट जाती। इस हॉलो स्ट्रक्चर ने उन्हें फटने से बचाया और साथ ही एक बेहतरीन बैलेंस दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन मेरे दिमाग को ना जिस डिटेल ने सबसे ज्यादा झंझोड़ दिया, वो इन सैनिकों के मिट्टी के हथियार नहीं थे। अच्छा, तो क्या था? वो उनके असली हथियार थे। इन मकबरों की खुदाई से जो असली पित्तल की तलवारें और भाले मिले, उन पर 2000 साल बाद भी जंग यानी रस्ट नहीं लगा था। हाँ, ये सच में हैरान करने वाली बात है। वो इतने धारदार थे कि आज भी किसी पेपर को आसानी से काट सकते हैं। मतलब ये मेटलर्जी का कौन सा जादू था वहाँ? देखो, वो जादू नहीं, एक बहुत ही एडवांस्ड केमिकल इंजीनियरिंग थी एक्चुअली। साइंटिस्ट ने जब उन हथियारों पर रिसर्च की ना, तो उन्हें पता चला कि उन पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ाई गई थी। क्रोमियम ऑक्साइड की परत 2000 साल पहले? बिल्कुल। होता ये है कि जब क्रोमियम पर ऑक्सीजन का असर पड़ता है तो वो एक बेहद पतली और अदृश्य परत बना लेता है। ये परत अंदर के मेटल को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोक देती है, जिससे जंग लगता ही नहीं है। वाओ! और हैरानी की बात यह है कि ऐसी एंटी रस्ट तकनीक आधुनिक दुनिया में 20th सेंचुरी में आकर पेटेंट हुई थी, और चीन के वैज्ञानिक और लोहार 2000 साल पहले इस क्रोमियम ऑक्साइड कोटिंग का इस्तेमाल अपनी आर्मी के हथियारों पर कर रहे थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ऐसी सभ्यता जो अंडरग्राउंड मिट्टी की आर्मी बना रही है, लेकिन उनके हथियारों में 20th सेंचुरी की केमिस्ट्री लगा रही है। वही तो कमाल है उनका। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं उन आविष्कारों पर जिन्होंने एक्चुअल में यानी फिजिकली पूरी ग्लोबल हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया, जिन्हें 4 ग्रेट इन्वेंशंस या 4 महान आविष्कार कहा जाता है।
पेपर, प्रिंटिंग, गन पाउडर और कंपास। एग्जैक्टली इन चारों ने अलग अलग सदियों में मानवता के सफर को नई दिशा दी है ना। हाँ, सबसे पहला आविष्कार तो था पेपर यानी कागज, जिसे हान राजवंश के चाय लुन ने लगभग 105 एडी में बनाया था। उन्होंने ये कैसे बनाया था? उन्होंने पेड़ की छाल यानी मलबरी बार्क, भंग या हेम्प और पुराने कपड़ों के रेशों को कूटकर उन्हें पानी में मिलाकर एक पल्प बनाया और फिर उसे सुखाकर कागज का रूप दिया। सेल्यूलोज फाइबर्स की केमिस्ट्री। बिल्कुल, इस केमिस्ट्री ने दुनिया को लिखने का सबसे सस्ता और असरदार माध्यम दिया। और फिर देखो, जब कागज आया तो छपाई यानी प्रिंटिंग की जरूरत तो महसूस होनी ही थी। हाँ वही, और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि टांग राजवंश तक आते आते उन्होंने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कर लिया था। हमारे नोट्स में एक स्पेसिफिक किताब का जिक्र है, डायमंड सूत्रा। हाँ, डायमंड सूत्रा बहुत फेमस है, जो 868 एडी में छपी थी और इस वक्त दुनिया की सबसे पुरानी दिनांकित मुद्रित पुस्तक यानी डेटेड प्रिंटेड बुक मानी जाती है। मतलब यूरोप में गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस आने से सदियों पहले वहाँ मास कम्युनिकेशन और किताबें छपने का काम शुरू हो चुका था ना। सदियों पहले शुरू हो चुका था। लेकिन इन आविष्कारों में जो सबसे खतरनाक इन्वेंशन था ना, उसके बारे में मेरा एक सवाल है। गन पाउडर के बारे में? हाँ, बारूद यानी गन पाउडर। क्या उनका मकसद शुरुआत से ही ऐसी तबाह करने वाली चीज बनाना था? ये ना इतिहास के सबसे बड़े और आयरॉनिक एक्सीडेंट्स में से एक है। नहीं, उन्होंने बारूद हथियारों के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था शुरुआत में। तो फिर किस चीज के लिए बनाया था? 9th सेंचुरी में चीनी एल्केमिस्ट्स यानी जो रासायनिक थे, वो दरअसल एक ऐसी दवा ढूंढ रहे थे जिससे इंसान अमर हो जाए, एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी। वेट, अमर होने की दवा बनाते बनाते बारूद बना दिया? हाँ, वो लोग अलग अलग रसायनों को मिला रहे थे, जिसमें मुख्यतः सॉल्टपीटर या पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल शामिल थे। इनकी केमिस्ट्री कैसे काम करती है? अगर हम इसकी केमिस्ट्री को देखें तो सॉल्टपीटर आग जलाने के लिए ऑक्सीजन देता है, सल्फर आग पकड़ने का टेम्परेचर कम कर देता है और चारकोल ईंधन या फ्यूल का काम करता है। ओह, तो जब ये तीनों मिले तब धमाका हुआ? जब इन्होंने इन तीनों को मिलाया और आग के संपर्क में लाए तो एक बहुत ही तीव्र और धमाकेदार केमिकल रिएक्शन हुआ। अमर होने की दवा तो नहीं मिली उन्हें, लेकिन मौत बांटने का सबसे तेज तरीका जरूर मिल गया। ये सच में बहुत आयरॉनिक है। इंसान अमर बनना चाहता था और उसने सदियों तक दूसरों की जान लेने वाला सबसे डेडली मिक्सचर बना लिया। और बाद में सोंग राजवंश ने इसका इस्तेमाल रॉकेट्स और तोपों में किया है ना। बिल्कुल। और इन 4 इन्वेंशंस में आखिरी है चौथा आविष्कार जिसने दुनिया के नक्शे ही बदल दिए, मैग्नेटिक कंपास। हाँ, चुंबकीय कंपास। शुरुआत में ना वॉरिंग स्टेट्स के समय इसका जो प्रारंभिक रूप था वो दक्षिण गवर्नर कहलाता था, जो एक लोडस्टोन से बनता था। लोडस्टोन एक नेचुरल चुंबकीय पत्थर होता है। ओह, तो लोडस्टोन नेचुरल मैग्नेट था? हाँ, और ये पत्थर नेचुरली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता था। लेकिन इस लोडस्टोन में फ्रिक्शन बहुत होता था, इसलिए ये नेविगेशन के लिए ना उतना सटीक नहीं था, उतना प्रिसाइज नहीं था। तो इसको प्रिसाइज कैसे बनाया? फिर 1088 एडी में एक महान वैज्ञानिक आए, शेन कुओ, जिन्होंने सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल यानी हवा या पानी में लटकती हुई चुंबकीय सुई का उल्लेख किया। और इस लटकती हुई सुई में कैच क्या था? इससे क्या फायदा हुआ? कैच ये था कि सस्पेंशन की वजह से जो फ्रिक्शन था वो लगभग खत्म ही हो गया। अब सुई बिल्कुल सटीक तरीके से नॉर्थ साउथ दिशा बता सकती थी, चाहे जहाज समंदर की लहरों पर कितना भी हिल रहा हो। वाह, फ्रिक्शन हटा दिया और एक्यूरेसी आ गई। बिल्कुल। और अगर इसे हम एक बड़े नजरिए से देखें ना, तो इस आविष्कार के बिना खुले समुंदर में नेविगेशन मौत के बराबर था। हाँ, रास्ता भटक जाते लोग। एग्जैक्टली। यूरोप के जिन देशों ने बाद में ग्लोबल मैरीटाइम डिस्कवरीज की, नए नए कॉन्टिनेंट्स खोजे, उनकी उन डिस्कवरीज और जीत के पीछे भी इसी चाइनी आविष्कार का ही सबसे बड़ा हाथ था। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इन्वेंशंस और आविष्कारों से भरी इस सोसाइटी का माइंडसेट और फिलॉसफी भी कम इंट्रिग्यू नहीं है ना।
जब मैं इनके दर्शन और धर्मों के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कन्फ्यूशनिज्म और टॉइज्म के बीच एक जबरदस्त टकराव और एक बैलेंस दोनों दिखाई दिए। वो टकराव और बैलेंस ही तो चीनी सभ्यता का आधार रहा है ना। कैसे, थोड़ा समझाइए। देखो, लगभग 500 बीसी में कन्फ्यूशियस ने जिस दर्शन की नींव रखी यानी कन्फ्यूशनिज्म, उसका पूरा फोकस सामाजिक व्यवस्था पर था। सामाजिक व्यवस्था यानी सोसाइटी पर? हाँ, उनका मानना था कि समाज को ठीक से चलने के लिए ऋण यानी दयालुता और ली यानी अनुष्ठान या रिचुअल्स की जरूरत है। उन्होंने एक नैतिक कोड बनाया। कैसा नैतिक कोड? एक ऐसी सोशल हायरार्की बनाई जहां बच्चों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और शासक यानी रूलर को अपनी प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसे आप एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सोशल ग्लू कह सकते हैं, जिसने चीन की सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी को सदियों तक एक आकार दिया। ओके, तो कन्फ्यूशनिज्म सोसाइटी को स्ट्रक्चर कर रहा था और दूसरी तरफ थी टाओइज्म, है ना? हाँ, जिसके संस्थापक लाओजी थे 6th सेंचुरी बीसी में। हाँ, टाओइज्म का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उनकी किताब ताओ ते चिंग में वू वे का एक कॉन्सेप्ट है। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो मुझे लगा जैसे ये तो एरोडायनामिक्स की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एरोडायनामिक्स, ये आपने कैसे सोचा? क्योंकि वू वे का मतलब इनएक्टिव होना नहीं है, बल्कि नेचर के फ्लो के साथ चलना है ना? जैसे एक हवाई जहाज हवा से लड़ता नहीं है, बल्कि अपने आकार से हवा के फ्लो का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करता है। ताओइज्म भी तो यही सिखाता था कि प्रकृति के नियमों से मत लड़ो, उनके साथ हार्मनी बनाओ। अरे वाह, ये एरोडायनामिक्स वाला मेटाफर बिल्कुल सटीक बैठता है इस पर। और यही वो नजरिया है जो इन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी से पूरी तरह अलग करता था। वेस्टर्न फिलॉसफी किस तरह अलग थी उनसे? वेस्टर्न फिलॉसफी अक्सर ड्यूअलिज्म पर जोर देती है ना? यानी इंसान और नेचर दो अलग चीजें हैं और इंसान को नेचर को कंट्रोल करना है, उस पर विजय पानी है। हाँ, वेस्टर्न थॉट में मैन ओवर नेचर वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन प्राचीन चीनी दर्शन में और बाद में जब वहां बुद्धिज्म पहुंचा, उसके प्रभाव के बाद भी उनका मुख्य विचार ब्रह्मांड और मानवता के एकीकरण यानी यूनिटी ऑफ यूनिवर्स एंड ह्यूमैनिटी का रहा। मनुष्य नेचर का ही एक छोटा सा हिस्सा है, उसको कंट्रोल करने वाला नहीं। ये फिलॉसफी तो उनकी हर चीज में दिखती है, चाहे वो खेती हो या आर्किटेक्चर। पर क्या इनकी आइडियाज ऑफ फिलॉसफी सिर्फ चीन की दीवारों तक ही सिमटे रहे? हमारे नोट्स ना एक और बहुत ही प्रसिद्ध चीज का जिक्र करते हैं। क्या? सिल्क रोड। बचपन में तो हमें लगता था कि इस रास्ते पर लोग घुटनों तक रेशम पहनकर बस सस्ते दाम पर कपड़े बेचने जाते थे, लेकिन सोर्सेस से पता चलता है कि ये नाम तो उन्होंने खुद रखा ही नहीं था। सही कहा, बिल्कुल। सिल्क रोड या रेशम मार्ग शब्द का इस्तेमाल प्राचीन चीन में कभी नहीं हुआ था उस टाइम। ये नाम 1877 में एक जर्मन भूगोलवेत्ता यानी ज्योग्राफर थे फर्डिनेंड वॉन रित्सहोफन, उन्होंने दिया था। पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। इसकी शुरुआत हान राजवंश के राजदूत ज़ांग च्यान की डिप्लोमेटिक यात्राओं के बाद हुई। ओके, तो सामान का आदान प्रदान तो होता ही था ना? हाँ, चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन यानी पोर्सिलिन पश्चिम की तरफ जाते थे और वहां से सोना, चांदी और भारत से मसाले चीन आते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं था। सिल्क रोड असल में एक विचारों का मार्ग या हाईवे ऑफ आइडियाज था, है ना? बिल्कुल वही था। सामान के साथ साथ रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच बने ओएसिस या मरुद्यान पर जब अलग-अलग देशों के व्यापारी रुकते थे, तो वो अपने साथ अपनी तकनीक, अपना धर्म और अपनी कहानियां भी शेयर करते थे ना। हाँ, कल्चरल एक्सचेंज होता था वहाँ। इसी रास्ते से भारत से बुद्धिज्म निकलकर चीन पहुंचा और चीन का कागज बनाने का तरीका और बारूद का वैज्ञानिक ज्ञान इसी सिल्क रोड के जरिए यूरोप तक पहुंचा, जिसने आगे चलकर पूरी मानव जाति का इतिहास बदल दिया। इतने बड़े लेवल पर व्यापार और आइडियाज का आदान प्रदान करने के लिए उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा फोकस करना पड़ा होगा ना? तो इसका नतीजा ये था कि उन्होंने सदियों लगाकर उन स्ट्रक्चर्स को बनाया जो आज भी जमीन और सैटेलाइट से दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और उनके बाकी इंजीनियरिंग मार्वल्स की। द ग्रेट वॉल यानी चीन की महान दीवार तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक असाधारण उदाहरण है। इसे क्विंग शियांग ने उत्तरी हमलावरों
स्पेशली शियोंगनू यानी हुनु को रोकने के लिए शुरू किया था शुरुआत में। पर आज जो हम दीवार देखते हैं वो तो बहुत बड़ी है। हाँ, आज हम जो ईंट और पत्थर की विशाल दीवार देखते हैं ना, उसका बड़ा हिस्सा मिंग राजवंश ने बनाया था, जो लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली थी। लेकिन दीवार से भी ज्यादा एक बड़ा लॉजिस्टिकल इंजीनियरिंग मार्वल था। कौन सा? द ग्रैंड कनाल। द ग्रैंड कनाल, हाँ, हमारे नोट्स में है। ये एक मानव निर्मित नहर थी जो लगभग 1776 किलोमीटर लंबी थी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी लंबी नहर खुदवाने की जरूरत ही क्या पड़ गई उन्हें। इसके पीछे ना देश की ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा संकट छुपा था एक्चुअली। हाँ, कैसा संकट? देखो, चीन की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, जैसे ह्वांगहो और यांगसी, वो पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बहती हैं। लेकिन चीन की ज्यादातर खेती और अनाज दक्षिण यानी साउथ में उगता था। अच्छा, और लोग कहाँ थे? जबकि उनकी बड़ी सेनाएं जिन्हें खाने की जरूरत थी, वो उत्तर या नॉर्थ में बॉर्डर पर होती थी, दीवार के पास। दक्षिण से उत्तर तक इतना सारा अनाज सिर्फ जमीन के रास्ते भेजना लगभग नामुमकिन था। ओ, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। इसलिए सुई राजवंश के सम्राट यांग ने इन दो बड़ी नदियों को जोड़ते हुए एक नॉर्थ साउथ मानव निर्मित नहर बनवाई। इसने पूरे देश की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। कमाल की समझ थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनमें, और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी आर्किटेक्चर में भी झलकती है। उनकी इमारतें जैसे पगोडाज, जो कि असल में भारत के बौद्ध स्तूपों का ही एक चीनी रूप थे, वो बहुत यूनिक थे। हाँ, बहुत यूनिक थे। उनकी आर्किटेक्चर की एक तकनीक थी जिसे रैम्ड अर्थ यानी कुटी हुई मिट्टी और बांस या बैम्बू का फ्रेमवर्क कहा जाता था। उसने तो मॉडर्न इंजीनियर्स तक को हैरान कर दिया है ना? उसके पीछे भी ना वही ताओइज्म वाली सोच थी। कैसी सोच? कि नेचर के अगेंस्ट खड़े मत रहो, उसके फ्लो के साथ बहो। अगर आप बहुत सख्त और रिजिड पत्थर की इमारत बनाएंगे तो भूकंप आने पर वो चटक कर या शैटर होकर गिर जाएगी। हाँ, रिजिड चीजें जल्दी टूटती हैं। लेकिन बांस और रैम्ड अर्थ का स्ट्रक्चर अब फ्लेक्सिबल होता था। भूकंप के झटकों से इमारत थोड़ी हिलती थी, थोड़ी लचकती थी, लेकिन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अब वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती थी और टूटकर गिरती नहीं थी। वाओ, नेचर के झटकों को एब्जॉर्ब करने की ऐसी इंजीनियरिंग तो सदियों बाद तक दूसरी जगहों पर शायद नहीं देखी गई। बिल्कुल नहीं देखी गई। जमीन पर अपनी धाक जमाने के बाद उनका अगला फ्रंटियर था समुद्र। जब मैं 15वीं सेंचुरी में एडमिरल जेंग ही की समुद्री यात्राओं के बारे में पढ़ रहा था तो लगा जैसे इतिहास की किताबों ने हमसे कुछ बहुत बड़ा छिपाया है आज तक। हाँ, इतिहास की किताबें ज्यादातर क्रिस्टोफर कोलंबस के आसपास घूमती हैं, है ना? लेकिन कोलंबस के निकलने से लगभग 75 साल पहले ही मिंग राजवंश के दौरान एडमिरल जेंग हा ने समुद्री यात्राओं के ऐसे महाकाव्य या एपिक वॉयेजेस लिखे जिनकी बराबरी करना उस वक्त किसी के बस में नहीं था। उन्होंने कहाँ यात्रा की थी? उन्होंने टोटल 7 यात्राएं की, जो दक्षिण पूर्व एशिया से होते हुए सीधे अफ्रीका के पूर्वी तट या ईस्ट कोस्ट तक पहुंची। और उनके जहाज, जिन्हें जंक शिप्स कहा जाता था, वो ऐसे नहीं थे कि बस 2-4 लोग बैठकर जा रहे हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनके एक एक जहाज की लंबाई इतनी थी कि उस पर आराम से 1000 लोग सफर कर सकते थे एक साथ। 1000 लोग, बिल्कुल करती थी। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स यानी जल रोधी डिब्बे। इन चीनी इंजीनियर्स ने अपने जहाज के निचले हिस्से को यानी हल को लकड़ी की मजबूत दीवारों, जिसे बल्कहेड्स कहते हैं, उसकी मदद से कई अलग अलग हिस्सों या कंपार्टमेंट्स में बांट दिया था। इससे फायदा क्या होता था? फायदा ये था कि अगर समुद्र में जहाज किसी चट्टान से टकरा जाता और उसके किसी एक हिस्से में छेद हो जाता तो पानी सिर्फ उसी एक कंपार्टमेंट में भरता था। ओह, बाकी कंपार्टमेंट सेफ रहते थे? एग्जैक्टली, बाकी सारे कंपार्टमेंट्स बिल्कुल सूखे रहते थे। इससे जहाज की ओवरऑल बॉयंसी यानी तैरने की क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ता था और पूरा जहाज डूबने से बच जाता था। कितनी सिंपल पर ब्रिलियंट टेक्निक थी ये। और हैरानी की बात यह है कि बॉयंसी को बचाने वाली ये इंजीनियरिंग यूरोप में लगभग 18वीं सेंचुरी के आसपास जाकर अपनाई गई। तभी तो 1000 एडी से लेकर कोलंबस के टाइम तक चीन की नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर थी ना। चलिए अब इनकी मैकेनिकल और साइंटिफिक प्रिसिजन का एक आखिरी और सबसे शानदार उदाहरण देखते हैं आज। सीज़मोग्राफ।
एग्जैक्टली अर्थक्वेक ट्रैक करना। ज़ांग हेंग ने दूसरी शताब्दी यानी 2nd सेंचुरी में ही दुनिया का पहला भूकंप मापी या सीस्मोग्राफ बनाया था, है ना? हाँ, 2nd सेंचुरी में ही। एक कांडा या ब्रॉन्ज का विशाल यंत्र जिस पर 8 दिशाओं में 8 ड्रैगन्स बने थे और उनके ठीक नीचे मेंढक या टोड्स बैठे थे। पर मेरा सवाल ये है कि 2nd सेंचुरी में जब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई डिजिटल सेंसर नहीं था, तो अर्थक्वेक की दिशा कैसे पता लगाते थे वो लोग? देखो, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना इनर्शिया यानी जड़त्व की फिजिक्स का एक बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। उस बर्तन के ठीक बीचों बीच एक भारी पेंडुलम लटकता रहता था। ओके, पेंडुलम। हाँ, इनर्शिया का नियम कहता है कि भारी चीज अपनी जगह पर रुकी रहना चाहती है। तो जब सैकड़ों किलोमीटर दूर भूकंप आता था, तो जमीन के हिलती हुई वाइब्रेशंस इस यंत्र तक पहुंचती थीं। जमीन के हिलने से यंत्र का बाहरी आकार तो हिलता था, पर उस अंदर का भारी पेंडुलम अपनी जगह लगभग स्थिर रहता था। ओह, तो रिलेटिव मोशन क्रिएट होता था। एग्जैक्टली। इस रिलेटिव मोशन की वजह से जिस दिशा से वाइब्रेशन आती थी, वहां का आंतरिक लीवर या मैकेनिज्म उस पेंडुलम से टकराकर दब जाता था। लीवर दबते ही उस दिशा वाले ड्रैगन का मुंह खुलता था और उसमें रखी ब्रॉन्ज की एक छोटी सी गोली सीधे नीचे बैठे मेंढक के मुंह में गिरती थी। कैसी गोली? मतलब मेटल की? हाँ, मेटल की छोटी गोली जिससे क्लैंग की तेज आवाज आती थी। इस आवाज से दरबार में बैठे लोगों को न सिर्फ भूकंप का एहसास होता था, बल्कि तुरंत पता चल जाता था कि किस दिशा में तबाही आई है, ताकि वहां जल्दी से राहत भेजी जा सके। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम 2000 साल पहले से एक्टिव था चीन में। और उनकी मेडिकल साइंस भी इस मामले में पीछे बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सम्राट शेननंग ने 2700 बीसी में जो हर्बोलॉजी यानी जड़ी बूटियों का ज्ञान तैयार की थी, वो आज तक वैज्ञानिक रूप से रेलेवेंट है। एक डिटेल जिसने सच में हैरान किया, वो था उनका एस्थमा यानी दमे की बीमारी का इलाज। हाँ, एंशिएंट चाइना में एस्थमा के इलाज के लिए एक खास पौधे से निकाला गया एफेड्रिन। एफेड्रिन एक नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर है जिसका काम है फेफड़ों की उन नलियों को खोलना जो एज़मा अटैक के दौरान सिकुड़ जाती हैं। आज की मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन में भी एज़मा और लो ब्लड प्रेशर के लिए इसी एफेड्रिन का सिंथेसाइज करके इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। ये सच में कमाल की बात है। इसके अलावा सदियों पहले वहाँ सर्जरीज के दौरान दर्द कम करने के लिए एनेस्थीसिया और एक्यूपंक्चर जैसी कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजी बेस्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल भी आम बात थी। ये सब प्रूव्स करता है कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज़्यादा एडवांस्ड थी। और इस पूरी प्रगति को चलाने का काम करता था उनका सिविल सर्विस सिस्टम। वो लोग मैथमेटिक्स में डेसिमल या दशमलव सिस्टम का यूज़ करते थे, वाटर क्लॉक से समय मापते थे, है ना? हाँ, वो काफी ऑर्गेनाइज्ड थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा इनोवेशन शायद उनका मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस एग्जाम था। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो जन्म पर नहीं बल्कि योग्यता और कन्फ्यूशनिज्म के ज्ञान पर आधारित थी। और ये सिस्टम लगभग 1000 साल से भी ज्यादा तक चला वहाँ। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़े ना, तो समझ आता है कि ये सभ्यता बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि लगातार इनोवेट कर रही थी। उनका समाज, उनका दर्शन और उनकी वैज्ञानिक सोच आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही बात है। तो आज के इस एपिसोड या डीप डाइव का हमारा क्विक रैप अप यही है कि एक पीली और उपजाऊ नदी ह्वांग हो के किनारे से एक ऐसी महान सभ्यता उभरी जिसने 2000 साल पहले क्रोमियम प्लेटेड और रस्ट प्रूफ हथियार बनाए थे। हाँ, उन्होंने दुनिया को सिर्फ रेशम नहीं दिया, बल्कि ऐसी सिल्क रोड बनाई जिसने कागज और बारूद जैसी तकनीक से पूरी दुनिया की सोसाइटी और सेनाओं को बदल कर रख दिया, है ना? एकदम सही कहा। उन्होंने लोडस्टोन और मैग्नेट के जरिए कंपास बनाया, जिसने इंसान को खुले समुंदर में रास्ता दिखाया। और उनकी सिविल इंजीनियरिंग ऐसी थी जो नेचर की बाढ़ और भूकंप से लड़ने के बजाय उनके झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन की गई थी। सही कहा। वही यिन यांग और नेचर के साथ हार्मनी का दर्शन उनकी आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और मूल नींव था। तो इन सभी हिस्टोरिकल और टेक्निकल पॉइंट्स को समझने के बाद ना, मैं आप सबके सोच विचार के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या सवाल है? अगर लगभग 2000 साल पहले किसी सभ्यता ने इनर्शिया का इस्तेमाल करके अर्थक्वेक की सटीक दिशा ट्रैक कर ली थी, मेडिसिन में एफेड्रिन जैसे नेचुरल ब्रोंकोडायलेटर्स यूज कर रहे थे,
और फिजिक्स की मदद से ऐसे विशाल जहाज बना लिए थे जो बीच समुद्र में छेद होने के बाद भी डूबते नहीं थे। तो जरा सोचिए, इतिहास कैसे कितने और असंभव से लगने वाले रहस्य और आविष्कार हैं जो आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, बस एक नए आर्कियोलॉजिकल खुदाई का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचकर ही काफी एक्साइटमेंट होती है, सच में। वही तो। इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। नए नजरिए से सीखते रहिए, नए सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं अगले डीप डाइव में।